यशोदानंद सिंह ने कहा कि बापू, ये विधानसभा ये छात्र नहीं जाएंगे तो इनका तो मनोबल बहुत टूट जाएगा, कोई उपाय करना चाहिए कि इनको विधानसभा तक भेजा जाए। और कहा आशुतोष जी, इसको अपने मोटरसाइकिल के टंकी में डुबा डुबा के थोड़ा सा इसमें पेट्रोल लगाइए, फिर हम देखते हैं क्या किया जाए। शुक्ला जी चढ़े और उन्होंने फर्स्ट गियर लगाया और एक्सेलेरेटर दबाया तो ये तो बैरिकेड तो टूट गया, लेकिन उसके बाद वो रोक नहीं पाए बस को। अब बस वो सीधे पेट्रोल पंप पे जाके घुसी, आग लग गया पेट्रोल पंप में। उसके बाद तो छात्र जो अंदर गए तो पूरा विधानसभा पूरा वो, और उधर जब वो शुरू हुई उधर से आंसू गैस और ये सब चीज़, तो पहले कॉरपोरेशन का ऑफिस था, 24 नंबर मकान था हार्डिंग रोड का, जो कि बिल्कुल असेंबली के सामने था। असेंबली का दक्षिण के तरफ का गेट के सामने में वो था, अभी भी है, वहीं पर है। उसको जला दिया छात्रों ने। यहाँ पर जब हुआ तो वहाँ पर ट्रेन को रोकने की कोशिश की छात्रों ने। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से गया में भी फायरिंग हुई थी। गया में लालू प्रसाद जी और सुशील मोदी को तो उस समिति में 18 मार्च की घटना के बाद जेपी के को इन्होंने शिकायत किया, जेपी ने कहा, तब उनको रखा गया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। आज 18 मार्च है। 18 मार्च का स्मरण होते ही यादों में आ जाती है 18 मार्च 1974 की घटना। ये वही दिन था जिस दिन बिहार में छात्र आंदोलन की नींव पड़ी थी, शुरुआत हुई थी। और उस छात्र आंदोलन से जो ज्वाला भड़की थी, जो एक तेज पैदा हुआ था पूरे समाज में, पूरे देश में, उसने उस समय की सरकार को पलट कर रख दिया था। अब तक की सबसे ताकतवर माने जाने वाली इंदिरा गांधी उस आंदोलन के चलते ही चुनाव हार गईं और फिर बाद में दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो उस आंदोलन में शामिल रहे, एक पत्रकार के रूप में उसको कवर करते हुए रविंद्र किशोर सिन्हा जी की भूमिका बहुत अहम थी। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे उन समय की परिस्थितियों का जायजा लेंगे, कैसे आंदोलन शुरू हुआ, क्या मुद्दे थे, और आज वो मुद्दे किस हद तक पूरे हुए हैं या अभी भी अधूरे हैं। सिन्हा साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आप 74 आंदोलन में शामिल रहे जी। और उस समय आपने रिपोर्टिंग भी की उस आंदोलन की, उसमें खुद एक आंदोलनकारी के रूप में भी सक्रिय रहे। तो क्या परिस्थितियां थीं और आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? ये आंदोलन तो शुरू हुआ था बहुत ही छोटे से इशू पे। ये 74 के बहुत शुरुआत में, या आप कह लेंगे कि 73 के दिसंबर महीने में बीएन कॉलेज के हॉस्टल में एक नए विद्यार्थी के साथ रैगिंग हुई थी या बदसलूकी हुई थी, जो कहा जाए। इसको लेकर ये मामला भड़का था। उसके बाद जब सारे छात्र संगठन इसके लिए आंदोलित हो उठे तो 16-17 फरवरी को एक छात्र नेता सम्मेलन बुलाया गया। वो किसने बुलाया था? सभी छात्र संगठनों ने बुलाया था, छात्र नेताओं ने बुलाया था। और दुर्भाग्य से उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ उसमें शामिल नहीं था। अच्छा, हाँ। ये तो आप बिल्कुल नई बात कह रहे हैं। जी हाँ। उस समय लालू प्रसाद और सुशील मोदी इसमें शामिल नहीं थे। उसके मुख्य नेता थे शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह,
मिथिलेश सिंह, इस तरह नरेंद्र सिंह, इस तरह के लोग थे, और तमाम ऐसे विद्यार्थी परिषद, समाजवादी योजन सभा और इन सबों से जुड़े लोग थे। उसमें वामपंथी भी नहीं थे। तो ये तय किया गया कि एक 18 मार्च को हम लोग प्रदर्शन करें। इस बीच बहुत बैठकें इस बात को लेकर हुई कि आंदोलन को विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध किया जाए या राज्य शासन के विरुद्ध किया जाए जी। और इसमें वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी, जो अभी बहुत ही देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पद्मश्री राम बहादुर राय जी, वो विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे यहाँ पे, और पटना में ही उनका केंद्र था। उन्होंने कहा कि देखो, विश्वविद्यालय के प्रशासन के विरुद्ध करने से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई भी प्रशासनिक निर्णय लेने की कोई क्षमता तो है नहीं। तो कोई भी जो मांगे आपकी हैं वो बिना राज्य सरकार के सहमति से वो हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के ही तरफ इसको मोड़ें। तो असेंबली पे धरना देने का प्रस्ताव आया। अब्दुल गफूर जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे हमारे यहाँ। तो चारों तरफ से उन्होंने बैरिकेडिंग करवा दिया कि कोई नज़दीक विधानसभा के जा ही नहीं सकता था। जैसे कि अभी जो अटल पथ बन गया है, वो जिस पटना दीघा लाइन पे बना है, उसी अटल पथ पे एक आर ब्लॉक गुमटी होती थी, चाणक्य होटल के पास ही बिल्कुल। तो वहाँ पूरा बैरिकेडिंग हो गया, और जो भी विधानसभा जाने के रास्ते थे पूरे बैरिकेड हो गए। विधानसभा जा नहीं सकते थे आप। माना छात्रों को रोकने के लिए ये तैयारी, छात्रों को रोकने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त बैरिकेडिंग थी। तो ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के जो विधायक थे उस दिन सदन चल रहा था तो 4 ही बजे 5 ही बजे जाकर सदन में बैठ गए थे सुबह में। नहीं, इतना तो सुबह नहीं। देखिए, विधायकों को जाने दिया जा रहा था, जो विधायक थे, पत्रकारों को भी जाने दिया जा रहा था। तो हम लोग भी अंदर बाहर गए हैं, उसमें ऐसा नहीं था। लेकिन वो तय था कि किधर किसको जाना है तो किधर से जाना है। लेकिन कोई भी एक सामान्य नागरिक भी, एक ठेले वाला भी, खोमचे वाला भी नहीं प्रवेश कर सकता था। ऐसी व्यवस्था बनी। तो मैं एक बार ये देखने के लिए कि आखिर बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों में भारतीय जनसंघ और संयुक्त समाजवादी पार्टी एसएसपी और प्रजा समाज पीएसपी, और ये सब तो समाजवादी लोग थे साथ में, लेकिन बाकी कांग्रेस या कम्युनिस्ट ये लोग साथ में नहीं थे। तो मैं विधानसभा को देखते हुए, और फिर एक चक्कर मैंने लगाया तो वीरचंद पटेल पथ पे वो जनसंघ का कार्यालय था, जो अभी भी है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो देवदास आपटे जी, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद और बहुत ही वरिष्ठ संगठन मंत्री जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के थे, वो बैठे हुए थे। और स्वर्गीय यशोदानंदन सिंह भी थे, वो संगठन मंत्री थे यहाँ हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के
पटना के। हाँ, तो ये छात्रों का जुलूस निकला उस दिन कहाँ से? ये छात्रों का जुलूस निकला गांधी मैदान से। जी। गांधी मैदान से एग्जीबिशन रोड होते हुए वो स्टेशन आया और स्टेशन से जीपीओ गोलंबर होते हुए आगे बढ़ रहा था। जी। और उसमें काफ़ी अच्छी संख्या हो गई थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तो कैसे क्या हुआ। आर ब्लॉक तक पहुंचा वो? आर ब्लॉक पहुँचने के बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं सब पूरी स्थिति को देख के आया तो मैंने सोचा कि यहाँ जरा पार्टी में क्या हो रहा है देखा जाए। तो ज़्यादा लोग नहीं थे पार्टी कार्यालय में। आशुतोष जी थे, स्वर्गीय यशोदानंदन सिंह जिनको कहते हैं हम लोग, और देवदास आपटे जी थे। वो बैठ के ऐसे विचार विमर्श कर रहे थे। तो हमको उन्होंने देखा तो कहा कि अच्छा क्या है विधानसभा की खबर। हमने कहा कि वहाँ तो बहुत सख्ती है, कोई जा नहीं रहे हैं, पत्रकारों को और विधायकों को छोड़ के किसी को अनुमति नहीं है, जो कर्मचारी हैं वो जाते हैं और बाकी सबको खाली करा दिया गया है, निकाल दिया गया है वहाँ से। तो वो लोग बात कर रहे थे। इसी बीच गोविंदाचार्य जी आए। वो गोविंदाचार्य जी उस समय विद्यार्थी परिषद का भी कुछ काम देखते थे। तो उन्होंने एक झोले में बहुत सारा माला वगैरह लिए हुए थे। तो आपटे जी ने पूछा, गोविंद तुम कहाँ घूम रहे हैं? कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी, और जो वहाँ गिरफ्तार होंगे हमारे छात्र नेता और बस में बैठाए जाएंगे, उनको मैं माला पहनाऊंगा। कहा कि ठीक है, जाओ जाओ घूमो, आगे आगे बढ़ो। शायद ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी, लेकिन चलो। फिर एक रॉयल एनफील्ड थी या क्या कौन सी मोटरसाइकिल थी, अच्छी बढ़िया मोटरसाइकिल थी, बापू आपटे चलाते थे उसको। तो बापू आपटे और यशोदानंदन सिंह उस पर बैठे। फिर मुझे कहा कि तुम साइकिल यहीं लगा दो, तुमको चलना है तो चलो तुम भी मेरे साथ। तो 3 सवारी करके हम लोग आए वहाँ आर ब्लॉक। वहाँ एक चाय की दुकान पे बैठ गए। वास्तव में बस वगैरह लगा दी गई थी गिरफ्तारी के लिए, और जुलूस लगभग पटना जीपीओ पहुँच चुका था। ये किस समय की बात थी? मैंने टाइम क्या हो रहा होगा उस समय? उस समय टाइम हो रहा होगा लेकिन 12 के आसपास का समय था। तो यशोदानंदन सिंह ने कहा कि बापू, ये विधानसभा ये छात्र नहीं जाएंगे तो इनका तो मनोबल बहुत टूट जाएगा। कोई उपाय करना चाहिए कि इनको विधानसभा तक भेजा जाए। अब मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और ये चीज़ कहीं छपी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो ये लाइव बिहार के लिए एक्सक्लूसिव। हाँ, तो वो बापू ने कहा कुछ विचार करते हैं। तो उन्होंने अपना जो सिर पे गमछा बांध रखा था वो निकाला और उसको फाड़ा। 3 या 4 टुकड़े उसके लंबे लंबे किए और कहा, आशुतोष जी इसको अपने मोटरसाइकिल के टंकी में डुबा डुबा के थोड़ा सा इसमें पेट्रोल लगाइए, फिर हम देखते हैं क्या किया जाए। जब ये काम हो गया तो 3 या 4 गोले बन गए कपड़ों के, मतलब गमछे के, जो पेट्रोल से भीगे हुए थे। तब आपटे जी ने, हम लोग बापू कहते हैं उनको आज भी, वो देवदास आपटे पूरा नाम है, हम लोग बापू आपटे कहते हैं। तो बापू ने कहा,
आशुतोष जी को कि कोई लड़का है जो कि बस चला सकता है। आशुतोष जी ने कहा कि लड़का तो कोई दिख नहीं रहा है। तब तक देखते देखते उन्होंने कहा कि हाँ वो लड़का है, वो गोरखपुर का शुक्ला है। हमको कहा रविंद्र जी उसको जरा सा उसको बुलाइए। तो एक शुक्ला था जो रिसर्च कर रहा था पटना यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी में। अरे भाई तुम तो गाड़ी चलाना जानते हो। कहा नहीं, घर में खाली हम ट्रैक्टर चलाए हैं और तो कुछ नहीं जानते। अरे तो वही ट्रैक्टर है, बस क्या है? बस और ट्रैक्टर में कोई फ़र्क है? गियर लगाना है, अब फर्स्ट गियर में गाड़ी थोड़ा चलाना है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, ये जो बैरिकेड है ना उसको तोड़ देना है बस। जैसे ही स्टूडेंट नज़दीक आए बैरिकेड तोड़ दो। मैंने आंदोलन को उग्र करने की पूरी तैयारी हो गई। नहीं, उग्र नहीं करना था, छात्र विधानसभा तक पहुंच जाए। अच्छा। मंशा ये थी और कुछ नहीं था। तो हुआ कि वहाँ तो ड्राइवर बैठा हुआ है सीट पर, तो कैसे उतारा जाए? तो आशुतोष जी ने कहा कि वो हम उतारते हैं, तुम चिंता नहीं करो, जब वो नज़दीक आ जाएगा तो हम उतार देंगे। तो आशुतोष जी ने अपना खैनी ठोकते हुए पहुँचे वहाँ ड्राइवर के पास और कहा कि चूना जरा सा दीजिए ना। है तो ड्राइवर ने अपना निकाल के दिया, तो वो मलने लगे अपना। जब बहुत नज़दीक आ गया तब आशुतोष जी ने कहा कि अभी बहुत दूर है, अभी तो नारेबाजी होगा, तो उधर से पत्थर मारेगा, तो सिपाही सब रगेदेगा, अभी थोड़े गिरफ्तारी होगा। आइए एक खैनी खा लीजिए आप भी। तो उसने जैसे उतारा तो शुक्ला जी तैयार थे। शुक्ला जी का यही काम था कि आप जो है इसको तोड़ दीजिए, अब बस में खाली आग लगा के आप भाग जाइए वहाँ से। लेकिन हुआ गड़बड़। जैसे ही वो खैनी खा रहे थे लोग, और शुक्ला जी चढ़े और उन्होंने फर्स्ट गियर लगाया और एक्सेलेरेटर दबाया, तो ये तो बैरिकेड तो टूट गया। लेकिन उसके बाद वो रोक नहीं पाए बस को। अब बस सीधे वहाँ से चली गई पेट्रोल पंप पे, जो कि अनूप मुखर्जी के पिता की थी। अनूप मुखर्जी जो चीफ सेक्रेटरी हुए यहाँ बाद में, आईएएस अफसर थे, हमारे भाई के बैचमेट थे। वो सीधे पेट्रोल पंप पे जाके घुसी, आग लग गया पेट्रोल पंप में। मैंने बस उससे टकराई तो तुरंत आग पकड़ लिया। हाँ। उसके बाद तो छात्र जो अंदर गए तो पूरा विधानसभा, पूरा वो, और उधर जब वो शुरू हुई उधर से आंसू गैस और ये सब चीज़, तो पहले कॉरपोरेशन का ऑफिस था, 24 नंबर मकान था हार्डिंग रोड का, जो कि बिल्कुल असेंबली के सामने था। असेंबली का दक्षिण के तरफ का गेट के सामने में वो था, अभी भी है, वहीं पर है। उसको जला दिया छात्रों ने और ये सब हुआ। अब तो नहीं तो फायरिंग फिर इसके बाद हुई। हाँ, इसके बाद फायरिंग हुई। इसके बाद फायरिंग, उस समय तक कोई फायरिंग वायरिंग नहीं हुई थी। वो लोग सोचे ही नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। और ये अगर वो बैरिकेड नहीं टूटता तो ये होता भी नहीं, वहीं पकड़ लिए जाते लोग। तो शाम को जब हम लोग जेपी के यहाँ गए तो जेपी ने पहला सवाल यही किया कि बस में आग किसने लगाई। नहीं तो इसके पहले थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे। हाँ। जैसे विधानसभा में प्रदर्शन हो गया, वहाँ बस कांड हो गया, उसके बाद फिर प्रेस में भी आग लगा, सर्च लाइट प्रेस में आग लगाया गया, ये कैसे हुआ?
वो वामपंथियों ने लगाया। उसका कारण ये था कि सर्चलाइट और प्रदीप दोनों ही जो हैं वो वामपंथियों की जो इसमें नपुंसकता थी या भागीदारी नहीं थी, इसके खिलाफ लिख रहे थे कई दिनों से। तो ये आग तो वामपंथियों ने लगाई, उसका आंदोलन से कोई मतलब नहीं। अच्छा। हाँ, कोई मतलब नहीं। ओह। हाँ, माने आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए उन लोगों ने ये सब अब किया। जो भी किया या उनका जो खुंदक था, क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप मार्च महीने के जितने भी रिकॉर्ड आप सिन्हा लाइब्रेरी में जाके देख लीजिए, जी। तो सर्चलाइट प्रदीप में रोज एक रिपोर्ट इस तरह की रहती थी कि ये जो है ये कांग्रेसियों के गोद में चले गए हैं और ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। और छात्र नेताओं के बयान भी आते थे, वो भी छपते थे। अब चलें फिर जेपी के यहाँ। तो जेपी ने पूछा तो एकदम सन्नाटा छा गया। तो सब लोगों ने जेपी से माफ़ी मांगी, कहा कि देखिए जेपी, ऐसी बात नहीं है, बस में किसी ने आग नहीं लगाई, बस जाके टकरा गई। उस समय तक जेपी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम आंदोलन में शामिल होंगे तब जबकि हम लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं और क्या होता है उसके बाद हम शामिल होंगे। अच्छा। हाँ, तो 18 तारीख के बाद शाम को हम लोग बैठेंगे, तब हम बात करेंगे। तो खैर किसी तरह से जेपी को कन्विंस किया गया। तब फिर 5 जून को जेपी ने बड़ी रैली की गांधी मैदान में। तो उसके बाद की कहानी, और सब जगह पटना सिटी में फायरिंग हो गई। तो वो ये जगह पटना सिटी में भी 18 ही को हुआ। पटना सिटी में भी 18 को हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर जब हुआ तो वहाँ पर ट्रेन को रोकने की कोशिश की छात्रों ने। अच्छा। हाँ, इसकी वजह से गया में भी फायरिंग हुई थी। यहाँ गया में हुई, जगह जगह पे हुई। तो ये पहले से योजना थी कि राज्यव्यापी प्रदर्शन हो कि सिर्फ पटना? नहीं, बिल्कुल एक सामान्य प्रदर्शन पटना में करने की बात थी। और वो जुलूस लीड कौन कर रहा था? शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह, मिथिलेश सिंह, यही लोग लीड कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद तो फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की होगी, छापेमारी, गिरफ्तारी। तो छात्र नेता सब यहाँ से फरार हो गए होंगे? नहीं, सभी तो फरार नहीं थे, लेकिन हाँ, कोई कहीं जैसे अब जैसे हमारे पिताजी का सरकारी क्वार्टर था बेली रोड पे, तो एक सेफ प्लेस था, वहाँ पर आके लोग रहते थे। एक मिथिलेश सिंह के पिताजी एग्रीकल्चर फार्म में उनका एक क्वार्टर था, तो वो भी एक सेफ प्लेस था, वहाँ रहते थे लोग। तो ऐसे कई जगह थी। एक मिथिलेश सिंह की मुंबई बहन थी, उनके पति वीरेंद्र सिंह, एक क्वार्टर दरोगा प्रसाद राय ने उनको दे रखा था, सरकारी ही क्वार्टर था, सरपेंटाइन रोड पे। तो वो भी हम लोगों का सेफ प्लेस था। अच्छा। वहाँ खाना पीना अपना, क्योंकि ये इन जगहों पे पुलिस कभी नहीं जाती थी। सवाल ही नहीं है, वो कांग्रेसियों का है, तो कांग्रेसियों के जगह पे काहे के लिए जाएगा। ये भी कहा जाता है कि 18 मार्च को पुलिस ने फायरिंग की, जब ये हिंसा भड़की तो उसमें कई लोग मारे गए थे। नहीं, देखिए जो रिकॉर्ड में है आप उसी को मानिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बढ़ा चढ़ा के भी लोगों ने लिखी और कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ उसमें कि जो कि जिसको मैं हवा दूं और कहूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो छात्र आंदोलन की ये जैसे एक आपको बताएं, आपने बता दिया, बीबीसी में प्रसारित हो गया कि लालू प्रसाद जी को गोली लग गई है। ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें तो उसको कोई मैं मान्यता नहीं, बल्कि लालू प्रसाद जी और सुशील मोदी को तो उस समिति में
18 मार्च की घटना के बाद जेपी के को इन्होंने शिकायत किया, जेपी ने कहा, तब उनको रखा गया। हाँ, जो थे नहीं, 18 मार्च तक के लोग कहाँ थे? वो जो है, जो घटना बीएन कॉलेज की हुई थी, उसके सपोर्ट में या विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ ये लोग नहीं थे। हाँ, तो ये छात्र आंदोलन में हिंसा की ये पहली और आखिरी घटना थी हाँ, या इसके बाद भी हिंसा नहीं, हुई? इसके बाद कोई हिंसा नहीं हुई। हम सभी लोगों ने जेपी को आश्वासन दिया कि कोई हिंसा नहीं होगी, न होने देंगे हम लोग, और इस तरह की कोई चीज़, जो भी काम हुआ है वो गलत हुआ है, और ये सिर्फ बैरिकेड को तोड़ने के लिए बस पे चढ़ के किसी छात्र ने ऐसा किया है, और कोई बात नहीं। जेपी कन्विंस हुए इस बात से, और उन्होंने कहा कि वो ड्राइवर नहीं था, वो ट्रेंड आदमी नहीं था, उसने जोश में बस चला दिया, बैरिकेड टूट गया, लेकिन वो रोक नहीं सका बस को, और वो सीधे जाके वो पेट्रोल पंप में टकरा गई। हाँ, ये बात वास्तविकता यही है। हाँ, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने कि कैसे एक छोटी सी घटना इतनी बड़ी ज्वाला बन गई कि देश की सरकार गिर गई और एक नया आगाज हुआ, और उसी से बचने के लिए, सरकार को बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया, मगर वो आपातकाल भी काम नहीं आया और अंततः इंदिरा गांधी को जाना पड़ा, और पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थीं सबका करीब करीब पतन हो गया। हालांकि फिर 2 ही साल के बाद श्रीमती गांधी वापस आ गई सत्ता में, मगर इससे एक सबक पूरे देश को मिला, राजनीतिक पार्टियों को मिला, नेताओं को मिला कि ये देश लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है और तानाशाही स्वीकार नहीं की जाएगी, और तब से देश मजबूती से लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, कदम से कदम बढ़ाए चल रहा है। आर.के. सिन्हा साहब उस समय सर्चलाइट प्रदीप के रिपोर्टर भी थे, विश्वविद्यालय संवाददाता थे, और सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ उस समय विश्वविद्यालय में होती थीं, और आंदोलनकारी भी थे, छात्र थे तो इस नाते आंदोलनकारी भी थे। तो इनकी उसमें कई अलग अलग रंगों की भूमिका थी, एक छात्र नेता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, और एक इनके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी सेवक थे, तो उस नाते भी एक भूमिका थी। तो कुल मिला जुला के मगर प्रतिबद्धता इनकी आंदोलन के प्रति थी। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। हम सिन्हा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।